दोस्तों आपने NE-T-Fill5 नेम तो जरूर सुना होगा। ये टाइमर आईसी का यूज बहुत जगह पर होता है। आज हम लोग इस आईसी के बारे में जितना हो सके जानने का कोशिश करेंगे। अब बस अंत तक बने रहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। पहले इस आईसी का पिन्स को पहचान लेते हैं। ये आईसी 8 पिन का होता है। पहला पिन ग्राउंड, दूसरा ट्रिगर पिन है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट पिन है जो PWM आउटपुट भी दे सकता है। और चौथा पिन रीसेट जो नेगेटिव से ट्रिगर होता है, इसीलिए पॉजिटिव के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। ये फिफ्थ पिन है कंट्रोल वोल्टेज, कोई खास नहीं, जनरली इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है 10 नैनोफेराड या फिर 103 का। सिक्स्थ पिन है थ्रेशोल्ड पिन, सेवेंथ पिन है डिस्चार्ज पिन और एंड वाला 8 नंबर पिन है पॉजिटिव पिन। इसमें मैक्सिमम 15 वोल्ट तक आप दे सकते हो आईसी को। दोस्तों इस आईसी का वर्किंग अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए आपको इस आईसी का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा। ये पूरा आईसी का ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पर इस सब पिन देख सकते हो। इसमें 3 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम का रेसिस्टर मिलता है जो कि ग्राउंड और VCC के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज का 1/3 और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज का 2/3 मिलता है। इससे ही कंट्रोल वोल्टेज जा रहा है। यहाँ पर दो चीज है जो कंपैरेटर या फिर ऑप-एम्प बोल सकते हो आप। ये कैसे काम करे ये बात करें तो यहाँ पर दो इनपुट है, एक आउटपुट है और यहाँ पर पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। अगर कंपैरेटर या फिर ऑप-एम्प का पॉजिटिव साइड में वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट हाई होगा, अगर कंपैरेटर का नेगेटिव साइड में वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट लो होगा। ओके, इसके बाद है फ्लिप फ्लॉप। इसका दो आउटपुट पिन है। ये डिस्चार्ज पिन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड रहता है और एक आउटपुट सेक्शन के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब आउटपुट ड्राइवर सेक्शन के साथ। अगर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को समझते हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, मतलब क्यू। और ये क्यू बार मतलब इधर अगर 1 आउटपुट है तो क्यू बार में 0 मिलेगा, मतलब इन्वर्ट में मिलेगा। ये दो सेक्शन में इनपुट लेकर ही ये आउटपुट देता है। फास्ट अगर 0 0 इनपुट देते हो तो ये दो आउटपुट पहले जो आउटपुट दे रहा था वही रहेगा। और ऊपर देखते हो तो रीसेट पिन है, यहाँ पर हमेशा 1 रहना चाहिए तभी ये दो पिन काम करेगा। अगर इसमें 0 हो तो क्यू 0 एंड क्यू बार 1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर 0 और R में 1 हो तो आउटपुट क्यू में 0 होगा और आउटपुट क्यू बार में 1 होगा। बट अगर इस में 1 और R में 0 हो तो आउटपुट में 1 होगा और क्यू बार में 0 होगा। नेक्स्ट अगर दो पिन में ही 1 हो तो आउटपुट बताया नहीं जा सकता, मतलब अनडिफाइंड रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के साथ रीसेट पिन कनेक्टेड है और दो ओप-एम्प जहाँ पर नीचे वाले के साथ ट्रिगर पिन है और ऊपर वाले के साथ थ्रेशोल्ड पिन कनेक्टेड है। दोस्तों ये आईसी 3 तरह से काम करता है। बाइस्टेबल मतलब दो स्विच होता है आउटपुट सेक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए। मोनोस्टेबल मतलब एक स्विच होता है आउटपुट सेक्शन को ऑन करने के लिए, उसके बाद कुछ देर बाद आउटपुट ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्टेबल, जिसमें आउटपुट सेक्शन में PWM फ्रीक्वेंसी मिलता है विथ एडजस्टेबल ड्यूटी साइकिल। तो पहले बाइस्टेबल, यहाँ पर दो स्विच होता है, इसमें आउटपुट सेक्शन को ऑन या फिर ऑफ किया जाता है। रीसेट पिन के साथ जो स्विच कनेक्टेड है वो ऑफ करने के लिए और ट्रिगर पिन के साथ जो स्विच कनेक्टेड है वो ऑन करने के लिए होता है। यहाँ पर दो हाई वैल्यू का रेसिस्टर है, पुल अप रेसिस्टर कहते हैं इसको। अगर प्रैक्टिकली देखते हो कि ये कैसे काम करता है तो एक स्विच दबाने से ऑन होगा और दूसरा दबाने से ऑफ होगा। एक्चुअली ये फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं होता, बट तब भी अगर देखें कि ये कैसे काम करता है तो ट्रिगर पिन की स्विच को दबाने से पॉजिटिव में वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसके लिए आउटपुट हाई होगा। और थ्रेशोल्ड वाला ऑप-एम्प तो पहले से ही 0 है, इसीलिए आउटपुट में 1 होगा और क्यू बार में होगा 0 और आउटपुट सेक्शन इसको फिर से कन्वर्ट करके आउटपुट में देगा 1। तो ऐसे ही ये ऑन होता है। इसके बाद रीसेट वाले पिन को दबाने से रीसेट पिन में 0 होगा, आउटपुट क्यू में 0, क्यू बार में 1 और ऑब्वियसली आउटपुट सेक्शन में 0 मिलेगा। दोस्तों इसके बाद मोनोस्टेबल की बारी है। एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर से आउटपुट सेक्शन कंट्रोल होता है। इसमें ट्रिगर पिन की स्विच को ऑन करने से कैपेसिटर चार्ज होता है और रिलीज करने से ये ट्रांजिस्टर की मदद से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और जब भी ये वोल्टेज एक लिमिट से कम होता है तो थ्रेशोल्ड पिन की मदद से ये सेंस करता है और आउटपुट को लो करता है। अगर प्रैक्टिकली इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच को ऑन करते ही कुछ समय के लिए LED ऑन हो जाता है और फिर से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और कैपेसिटर को अगर चेंज करते हो तो इस टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हो, मतलब ऑफ टाइमिंग को। बट अगर कैपेसिटर का वैल्यू बहुत कम हो तो ये बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और यूजफुल जो मोड है स्टेबल मोड, जिसमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलता है। इस मोड में दो रेसिस्टर और एक कैपेसिटर होता है C1। ये R1 एंड R2 के मदद से चार्ज या फिर डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। और यहाँ पर पिन 5 में 10 नैनोफेराड का एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरनल जो डिवाइडर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले कैपेसिटर चार्ज होगा और ट्रिगर पिन को ऑन करेगा और डिस्चार्ज के वक्त थ्रेशोल्ड पिन से सेंस करेगा और आउटपुट को ऑफ कर देगा। तो क्या होता है कि R1, R2 एंड C1 के हिसाब से अगर इस फॉर्मूला को यूज करें तो 1.44 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 2R2 इंटू C, इससे फ्रीक्वेंसी मिलता है।
दोस्तों फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए अगर आप कैपेसिटर को चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है, और अगर कैपेसिटर का वैल्यू कम हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर ड्यूटी साइकिल की बात करें तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से होता है, R1 एंड R2 के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर ड्यूटी साइकिल को समझना चाहे तो अगर ऑन टाइम बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल कम होता है, और अगर ऑन टाइम बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा होता है। इस फ्रीक्वेंसी में ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम सेम है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का जो ड्यूटी साइकिल है 50%। अगर आप रेसिस्टर के जगह पर पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हो तो आप ड्यूटी साइकिल को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को घुमाने से ड्यूटी साइकिल सेम है, बस ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। अगर बड़ा कैपेसिटर यूज़ करते हो तो डिफरेंस बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। बट दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पोटेंशियोमीटर से ड्यूटी साइकिल चेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है। जितना अच्छे से ये काम करना चाहिए उतने अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको डायोड यूज़ करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करने के लिए। ऐसे आपको डायोड को कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें इस डायोड से डिस्चार्ज होगा और इस डायोड से चार्ज होगा कैपेसिटर। मैंने ये डायोड को यूज़ किया क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी नॉर्मल डायोड से बहुत ज़्यादा होता है, 1 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है ये। इस कॉन्फ़िगरेशन में ड्यूटी साइकिल स्मूथली चेंज हो रहा है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी उतना चेंज नहीं हो रहा है, और अगर कैपेसिटर बदलते हो तो रिजल्ट ऑब्वियसली चेंज होगा ही। तो दोस्तों TPL5 IC से अगर आप 0 PCB में कोई भी मॉड्यूल बनाते हो तो ये बहुत ही काम की चीज़ होता है, क्योंकि 15 वोल्ट तक की रेंज में ये काम करता है, 200 मिली एम्पेयर तक आउटपुट में दे सकता है। आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो। मैंने 2 कैपेसिटर यूज़ किया अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। वैसे ये मॉड्यूल तो अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप चाहो तो इस मॉड्यूल को बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे जगह पर काम कर सकता है, जैसे DC मोटर की स्पीड कंट्रोलर हो जाए, LED डिमर हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।